बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 4 दिसंबर है, बुध का दिन है और आज से एक हफ्ता पहले इसराइल लेबनान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हुआ और आए रोज हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते थे कि आज इतनी बार खिलाफ वर्जी की गई है, कहां पर की गई है, किसने की है, ये तमाम अहवाल आपके सामने रख रहे होते थे और इसराइल की जानिब से किस तरह से छोटे मोटे जो है वो हमले किए जा रहे थे, वो खिलाफ वर्जियां की जा रही थी। इसको लेकर बाकायदा तौर पर जो फ्रांस की जानिब से भी वार्न किया गया कि एक दिन में 54 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं, तो उन्होंने भी किया। फिर अमेरिका की जानिब से भी कहा गया कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जनाब वाला इससे भी बड़ी गेम हो गई है और वो काम जो कि 2 महीने की जंग के दरमियान वो नहीं कर सके, उन्होंने इस सीज फायर के दरमियान कर दिया है। क्योंकि सीज फायर जब हुई है मुकम्मल तौर पर, आगे लिबनान की जानिब से कोई रिटेलिएशन सामने नहीं आ रही। हां, कल एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जानिब से जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा सिनेरियो बदल गया और अब जनाब वाला जो सीज फायर की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी की गई कि इजराइल की फौजें जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं और बाकायदा तौर पर लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया। और वो इलाके जहां पर 3 हफ्ते तक जो लड़ाइयां चलती रही लेकिन वो अंदर एंटर नहीं हो सके थे, लेकिन अब उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, कंट्रोल हो चुका है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और ये कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से शहर हैं, वो आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब यमन और इराक की जानिब से मिलकर मुश्तरका तौर पर एक जॉइंट वेंचर किया गया, मिलकर हमला किया गया, जिसमें 40 से 49 ड्रोन्स के हवाले से खबर है कि 40 जो ड्रोन्स हैं वो दागे गए और अब ये भी लड़ाई जो है वो नेक्स्ट फेज के अंदर दाखिल होती दिखाई दे रही है। अभी आप अंदाजा करें कि अगर लेबनान में ये मैटर बनता है और वहां पर उनके इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाता है, तो क्या वो खामोशी से बैठे रहेंगे? नहीं, अब ये दोबारा से जंग छिड़ेगी और बहुत बड़े पैमाने पर छिड़ेगी, जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ शाम का मुहाज है, वो भी ओपन है। लेबनान के अंदर जो जंग बंदी हुई थी उसको भी उसी तरह से ट्रिगर किया गया और साथ शाम का मुहाज खोला इस वजह से गया था ताकि वहां पे जो लड़ाइयां चल रही हैं उनकी तवज्जो लेबनान से हटाई जाए और यहां से जो है वो इंटरवेन किया जाए और प्रॉपर कंट्रोल हासिल किया जाए। ये मामला किस तरफ जाएगा ये आपके सामने रखना है। और फिर ईरानी जंगजुओं के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि वो शाम में दाखिल होने जा रहे हैं और कुछ हो भी चुके, जबकि बागियों के जो हसास हथियार हैं उनके ऊपर जो कब्जा की भी खबर है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जिस तरीके से एक हफ्ता पहले ये ऐलान किया गया सीज फायर का, और सीज फायर जरूरी भी थी, हालात की नज़ाकत को देखते हुए वक्त की जरूरत थी। अब जब जंगबंदी हो गई उसके बाद मुसलसल एक हफ्ता तक हम देखते आ रहे हैं कि मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कभी कोई लोगों को वापस नहीं आने दिया जा रहा, अपने इलाकों में वो नहीं आ पा रहे, फिर जब आना शुरू हुए उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया, फिर कर्फ्यू लगा दिया गया, दूसरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगा देना। तो ये सारे का सारा सिनेरियो आपके सामने रहा। लेकिन अब जनाब वाला खबर ये आ रही है कि अभी तक की सबसे बड़ी गेम, मतलब वो इलाके जहां पर जो इजराइल की फौजें लड़ तो रही थी, वो इंटरवेन करने की ट्राइयां भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन अब उनकी जानिब से वहां पर सीज फायर के दरमियान वो अंदर दाखिल हो गए, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और उन्होंने कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया। कैसे, अब सुने। यहां पर रिपोर्ट किया गया कि द ऑक्यूपेशन टुक एडवांटेज ऑफ द सीज फायर टू इन्फिल्ट्रेट एंड रीच फॉर द फर्स्ट टाइम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द बुर्जुल मुल्क ख्याम इंटरसेक्शन। मतलब ख्याम इंटरसेक्शन जो है वहां पर बुर्जुल मुल्क जो है उसके ऊपर वहां कंट्रोल हासिल किया गया। ये फर्स्ट टाइम वहां पर इन्फिल्ट्रेट करते हुए उन्होंने वहां पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए, या कह लें जंगबंदी का फायदा उठाते हुए कह लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि वहां पे खिलाफ वर्जियां तो चले वो कर ही रहे थे, इसका फायदा उठाते हुए वो वहां तक जनाबे वाला बुर्जुल मुल्क तक पहुंच गया। और ये वो इलाका है ख्याम का जहां तक इन्होंने पहले पहुंचने की कोशिश की और कई बार 3 हफ्ते तक यहां पर लड़ाई जारी रही, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। फिर आगे बताया गया, एन इजरायली टैंक इन्फिल्ट्रेट्स फ्रॉम तल अल नहास एंड रीचेस द आउटस्कर्ट्स ऑफ बुर्जुल मुल्क ख्याम इंटरसेक्शन। मतलब वो भी तल अल नहास के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके, टैंक्स जो वो भी अंदर तक आ चुके हैं। फिर दूसरी जानिब ये भी बताया गया कि एक शहरी वहां पर जो है वो मारा गया और जो ड्रोन के साथ उसको हिट किया गया। तो इसी तरह से हस्बिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शीबा फॉर्म्स हैं उस तरफ जो है वो ये मामलात बने, तो ये वहां पे मामलात थे। लेकिन दूसरी जानिब जो बाकायदा तौर पर ये वार्न किया गया डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कि अगर
جو سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے وہ کلیپس کرتا ہے اور اس کی کسی قسم کی بھی کوئی گیم کی جاتی ہے اور آگے سے ریٹیلیشن سامنے آتی ہے یا پھر کوئی وائلیشن ہوتی ہے, there will be no tolerance for a state of Lebanon. مطلب اگر وہ کوئی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی اور لبنان کے اوپر وہ حملہ جو ہے وہ آف کورس پھر ہوگا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ وہ ہوا جو کہ جنگ کے دوران تو وہ حاصل نہیں ہو سکا, لیکن جنگ بندی کے درمیان جو ہے وہ یہ معاملہ بن گیا. لیکن اب یہ جنگ رکے گی نہیں, جو سیز فائر ہے وہ مزید آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سسٹین کر سکے گی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. حالات مزید گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ جو وہاں پر نہ صرف خیام اور دوسری جانب جو برج الملک اور یہ جو علاقے تل النحاس, نہ صرف وہاں پر بلکہ اب اسرائیلی آرمی نے رپورٹ کیا نیو اسپیشل یونٹ اسٹیبلشڈ ان گولان ٹو انہینس اسرائیلی ملٹری ایفرٹس. مطلب اب وہ گولان کے اوپر اپنی فوجیں جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ تعینات کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے جو شام کے اندر پراپر, کیونکہ وہ تو بارڈر گولان ہائٹس جو ہے وہ شام کے ساتھ معاملات ان کی بارڈر لگتی ہے, تو وہاں سے آسانی کے ساتھ ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا اور اندر انفلٹریٹ کرنے کے حوالے سے اگر معاملات بنتے ہیں تو اس طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. لیکن ابھی جب شام کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو کاروائیاں چل رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آج الصبح دوبارہ جو ہے وہ کاروائی شروع ہونے کے بعد جو باغی فورسز نے حما کے شمال کے اندر متعدد پوزیشنز پر دوبارہ جو ہے وہ قبضہ کیا اور فی الحال شہر کے مضافات میں وہ پہنچے اور کمانہ ماؤنٹ زین العابدین لائن لڑائی کا علاقہ ہے جہاں پر باغی حما کے شمال مشرق کے اندر بلا مقابلہ پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اتھریا کے قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن اسی مقام سے گزشتہ رات شامی فوج نے سفیرہ کے اندر ملٹری بیس اور ڈیفنس فیکٹریز پر محصور فورسز کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن شروع کیا, جبکہ خان سر سے گزر کر اس علاقے تک پہنچے. میں نے کل بھی آپ کو خبر دی تھی خان سر کا جو علاقہ ہے وہ انہوں نے شامی فوجوں نے آزاد کروا لیا تھا. اب وہاں سے وہ گزر کر آگے پہنچے اور پھر محاصرہ ختم کرنے اور محصور افواج کو نکالنے کے بعد فوج اپنی اصل پوزیشن پر واپس آ گئی اور حما میں صورتحال بہت مشکل ہے اور نازک بھی, جبکہ شہر کے اندر باغیوں کا داخلہ یقینی ابھی تک نہیں ہوا. لیکن لڑائی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ شامی فوجی جنگجوؤں کے جو پرتشدد حملے ہیں اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اور کچھ علاقے ہر چند دن بعد ہاتھ بدلتے ہیں. کبھی وہ شامی فوج کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ باغیوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کنٹرول چل رہا ہے جس سے فرنٹ لائن کی وضاحت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اور لیکن ابھی جو شامی فوج ہے وہ مشکل کے باوجود دفاع کی مرکزی لائن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ کب تک وہ سسٹین کر سکتے ہیں. عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے اوپر شدت کے ساتھ بمباری جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے, جبکہ حمص اور جو دمشق ہے اس سے ایک بڑی تعداد میں لاتعداد کمک جو ہے وہ بھی لانے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ابھی جو حیرانی کی بات ہے, جو اردگان کے اعلیٰ ترین جو اتحادی ہیں قوم پرست رہنما ڈاولٹ باسیلی, انہوں نے اعلان کیا کہ حلب شہر ٹرکش شہر ہے. حلب ٹرکش شہر ہے اور مسلمان, اس کے جو مسلمان ہیں وہ بون میرو ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ, مطلب وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شام نے عرب لیگ کے اجلاس کی درخواست کی ہے اور توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ عرب حکومتیں شام پر جاری ترک حملے کی مذمت کریں گی. ابھی یاد رکھیں خلیجی ممالک جو پہلے ہی جنہوں نے شام کے اندر شکست کھائی اور اپنی پراکسیز کے خاتمے کے بعد تعلقات کو معمول پر لایا اور انہوں نے اوباما کی حکومت کی تبدیلی کی بینڈ ویگن کو ترک کر دیا تھا. لیکن قطر کے علاوہ خلیجی ممالک ترکی کے قبضوں کے خلاف ہیں, لیکن ترکی کی طرح وہ عموماً اسرائیل کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ہر اس شخص سے دشمنی رکھتے ہیں جو اسرائیل سے لڑتا ہے. اب اس کی بہت بڑی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حلب جو ہے وہ ٹرکی شہر کیسے ہو گیا. جی سلطنت عثمانیہ کے درمیان تھا, پھر سلطنت عثمانیہ کے درمیان تو جو ہے وہ حجاز مقدس بھی تھا اور بھی بہت سے ممالک تھے. تو یہ بڑا عجیب سا انہوں نے کہا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ اس کا بون میرو ہے. حیرانی ہے. لیکن یہاں پر ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے, میں نے جس طرح سے کہا نا کہ یہ جس طرح سے ہر اس شخص سے یہ دشمنی رکھتے ہیں جو اسرائیل سے لڑتا ہے. ابھی آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ ڈوئل فیس ہے اور دوہرا معیار ہے اردگان کا بھی. کیوں؟ کیونکہ اردگان اسرائیل کو تیل کے ٹینکر بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور خام تیل کے ٹینکر نسوس ڈیلاس 1 دسمبر کو سیحان حیدر آلیوف جو ان کا آئل ٹرمینل ہے وہاں سے لدا ہوا حیفا کے اندر پہنچا ہے 1 دسمبر کو. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ معاملات جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن ابھی پینٹاگون کی جانب سے جو باغی گروپ ہے اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی
जो और स्काई न्यूज़ ने इसे रिपोर्ट किया। स्काई न्यूज़ ने कहा कि पेंटागन सेड वी कंसिडर हयात तहरीरुल शाम अ ब्रांच ऑफ अलकायदा, मतलब जो अलकायदा की ये ब्रांच है तो वो उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो लिबनानी मज़ाहमत के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में मगरिब का जो एक मायार है वो देखा कि कैसा दोहरा मायार था, इंटेलिजेंस सलाहियतों को देखा। शाम में अलकायदा पर नाटो के जो सर के हमले के कैसे नहीं हुए, लेकिन इसके बजाय यूक्रेनी तजर्बा और हथियारों का इश्तियाक और फिर PBS जो न्यूज़ है उस पर जलानी के इंटरव्यूज़ जो है वो जो चलाए गए, ये भी दोहरा मायार है। यहाँ पर दिखाया ये जाता है, किया ये जाता है, तो ये हकीकतें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। अभी आप अंदाज़ा करें कि एलिज़ाबेथ तसरकोफ जो कि एक इजरायली मोसाद एजेंट हैं और वो शाम और इराक के अंदर वहाँ पर उनकी वीडियोस जो है वो सामने आई जब उनको पकड़ा गया, जिसमें वो जो है वो एक डिवीजन को लेकर काम किया जा रहा था और किस तरीके से जो है वो वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे या फिर वो जो बात की जा रही थी लोगों के अंदर सराइत कर जाती है। हमारे सादा लोग इंसान जो है, हमारे सादा लोग जो है वो इसके शिकार हो जाते हैं। उसने कहा कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के दरमियान मौजूदा तनाज़ात जो हैं वो नामियाती हैं तो सीधी सी बात है, तो आप गलती के ऊपर है। तस्वीर में जो ये खातून है उसने बैनर उठाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग लाइव सीरिया, लेकिन आगे जो लिखा हुआ है ना डाउन विद असद, मतलब सीरिया जो है वो मुझे कोई फर्क नहीं ये असद कौन है, बेचारुल असद, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, जो भी मेरी एक यूट्यूब फैमिली है जो मुझे देख रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को हकीकत उनके सामने रखना है। ये भी पहलू है, ये भी पहलू है। मेरा कोई किसी के साथ लेना देना, बशारुल असद को हटा दे किसी और को लगा दे, मुझे क्या फर्क पड़ना है। बशारुल असद ये मेरा कोई फुफी का बेटा थोड़ी है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं कि कैसे जो इंटरनेशनली पूरी की पूरी ये गेम की जा रही है। एक सिर्फ ये सब कुछ मशरिक वस्ता में क्यों हो रहा है, दिमाग जरा लगाएं, और इस्लामी मालिक के अंदर क्यों हो रहा है। वहाँ पे जहाँ जहाँ थोड़ा सा मुल्क को स्टेबल होने की तरफ जाता है वहाँ पे उसको अनस्टेबल क्यों कर दिया जाता है, वहाँ पे जो शिया सुन्नी फसादात क्यों करवा दिए जाते हैं, वहाँ पर मुसलमानों को आपस में क्यों लड़ा दिया जाता है, एक इतनी बड़ी खलीज जो है वो क्यों पैदा की जाती है। अच्छा चलें, मैं कहता हूँ जी, आपने कहा जी इतने लाख लोग जो है वो असद ने मार दिए। अच्छा, वो जब हुआ क्या उस वक्त, अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस वक्त अप्लाई नहीं होती थी क्या? उस वक्त शिया सुन्नी फसादात नहीं करवाए गए थे, मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ाया गया था? तो उसी का नतीजा था ये। अब जो कुछ अब हो रहा है वो फिर वही तारीख जो है वो दोहराई जा रही है और इसका भी वही खमियाजा जो है वो होगा और वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त ईरान जो है वो रूसी हिमायत के साथ शाम में अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर अपनी हिमायत याफ्ता जो मलेशियाओं हैं उनसे जंगजू भेज सकता है और इसराइल को तशवीश है कि शाम में मौजूद जो शामी अपोजिशन है या फिर ईरानी मलेशिया हसास हथियारों को अपने कब्जे में ले लेंगी और इस मामले में वो एहतियाती इकदाम भी कर सकते हैं और हार्टीज ने इसराइली हुकाम का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट किया है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उनकी नज़ाकत को देखा जाए, अभी यमन की जानिब से, इराक की जानिब से मिलकर एक हमला किया गया जो इसराइल के ऊपर किया गया। खबर ये सामने आई कि वी कैरिड आउट, यमनी आर्म्ड फोर्सेस सेड वी कैरिड आउट इन कोऑपरेशन विद इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक 3 operations against the enemy in northern occupied Palestine and Rash। मतलब जो वहां पर उन्होंने हमला किया 3 ऑपरेशंस किए, फिर मजीद बताया 2 operations targeted 2 Israeli enemy targets in northern Israel with a number of drones। मतलब मुख्तलिफ नंबर ऑफ ड्रोन्स के साथ उन्होंने हमला किया। 3rd ऑपरेशन टारगेटेड अ वाइटल टारगेट इन द रश एरिया इन सदर्न पैलेस्टाइन विद अ नंबर ऑफ ड्रोन्स। मतलब ये किस जो उन्होंने हमले किए वो मुतअद्दिद वहाँ पे जो डायरेक्टली तकरीबन रिपोर्ट जो किया जा रहा है, मुतअद्दिद मिसाइल जो है, रॉकेट्स जो हैं, वो ड्रोन्स हैं, वो वहाँ पर जाकर उन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।